स्त्री का हृदय प्रेम का सागर होता है, इसलिए वो क्रोध या शिकायत में भी अपने प्रियजनों का हित ही सोचती है। उसकी भावनाएं गहरी होती हैं, इसलिए चोट लगने पर ईर्ष्या जन्म ले सकती है। लेकिन उसका अंत क्या होता है, यह जानिए इस कहानी में, जिसे लिखा है हिंदी के वरिष्ठ कथाकार सुबोध चतुर्वेदी जी ने। कहानी का शीर्षक है ईर्ष्या हार गई। 5 वर्ष बाद दामोदर का पत्र पाकर रंभा हैरान थी। जिस पति ने उसे 5 वर्ष पूर्व त्याग दिया था, सभी तरह के संबंध समाप्त कर दिए थे, आज अचानक इस तरह उसका पत्र आ जाना हैरान करने वाला था। उसके हाथ में जो लिफाफा था, घर के सभी सदस्यों के हाथ से गुजरता हुआ आया था। घर के सभी लोग हैरान थे। आखिर रंभा के नाम से पत्र में दामोदर ने क्या लिखा होगा? सभी की उत्सुकता चरम पर थी। उत्सुकता से सभी लिफाफा खुलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर तक तो रंभा पत्र हाथ में लिए स्तब्ध सी बैठी रही। धीरे धीरे लिफाफा खोलकर खत पढ़ना शुरू किया। अंत तक पहुंचते पहुंचते उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो सोचने लगी, यह संसार कितना स्वार्थी है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए उसका त्याग कर चला गया था कि उसके जीवन में किसी दूसरी महिला ने अपना स्थान बना लिया था, उसने पलटकर भी नहीं देखा, ना ही यह सोचा कि वो अपना जीवन यापन किस तरह करेगी। यह अलग बात है कि संयुक्त परिवार में काम करते हुए उसे कभी 2 रोटी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ा। दिन भर काम में जुटी रहती, बदले में उसे दोनों वक्त का खाना मिल जाता था। बाकी जरूरतों के लिए परिवार के सदस्यों की सदाशयता से उसका काम चल रहा था। रंभा को रोती देखकर सभी लोग किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठे। जब उन्हें पत्र की वजह मालूम हुई तो सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। चाची हाथ नचाते हुए बोली, चलो, देर से आए दुरुस्त आए। अब हमारी मानो तो तुरंत चली जाओ। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। पति से कैसा रूठना। जब वे आगे बढ़कर बुला रहे हैं तो काहे का मान और अपमान। औरत का मान सम्मान आदमी के घर में ही सुहाता है। यहां भी तो घर का काम करती रहती हो, वहां जाकर अपने घर का काम कर लोगी तो खुद को भी तसल्ली मिलेगी और बाकी जिंदगी भी आराम से इज्जत से कट जाएगी। वृंदा की ननद का विचार बिल्कुल अलग था। वो क्रोधित होकर बोली, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है जाने की भाभी। आज जरूरत पड़ी है तो बुला रहे हैं, जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। इन झांसों में बिल्कुल मत आना। परिवार में 2 दल बन चुके थे। एक पक्ष में था कि वृंदा को अपना सम्मान ताक पर रखकर चले जाना चाहिए। दूसरा पक्ष विरोध में था। अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए जरूरी था कि साफ इनकार कर दिया जाए। वृंदा ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और लिफाफा लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दिन भर बस सोचती रही। मन में ना जाने कितने तूफान उठते रहे। किसी भी निर्णय पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। मन 2 पलड़ों में झूलता रहा। कभी लगता था जब बुलाया जा रहा है तो उसे जाना ही चाहिए। दूसरी ओर लगता था, वो क्या सिर्फ जरूरत का सामान है जिसे जरूरत होने पर बुलाया जा रहा है? हो सकता है बाद में फिर वापस यहीं पर भेज दिया जाए। पूरी रात जागते हुए बीती। उसके मन में बवंडर चल रहा था। सुबह होते होते वृंदा किसी नतीजे पर पहुंच चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। आज इस पत्र में दामोदर ने उसे अपने साथ रखने का प्रस्ताव दिया था। वजह थी कि उसकी नई पत्नी का दूसरा प्रसव निकट था। उसकी पत्नी अकेली 2 बच्चों को नहीं संभाल सकती थी, इसलिए उसकी जरूरत वहां महसूस हो रही थी। वो चाहता था वो सब कुछ भूलकर उसके पास चली आए और वो पहले की तरह उसे भी अपनी पत्नी बनाकर रखेगा।
बदले में उसे उसके नवजात शिशु का और दूसरी पत्नी का ख्याल रखना पड़ेगा। पत्र पढ़ते ही वृंदा का सर्वांग क्रोध से जल उठा। वो समझ गई कि उसे पत्नी बनाकर नहीं बल्कि आया बनाकर बुलाया जा रहा है। वो उसके घर का काम करे, उसके बच्चे का ध्यान रखे, उसकी पत्नी का ध्यान रखे। बदले में उसे 2 वक्त का खाना दे दिया जाएगा। पत्नी बनाकर रखने का तो प्रलोभन है जिसे उसके सामने परोसा जा रहा है। वो इतनी मूर्ख नहीं है जिसे वो 5 वर्ष पूर्व त्याग कर चला गया था। आखिर उसकी अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि वो दोबारा उसको पत्नी के रूप में अपनाने को तैयार हो गया है। उसके पत्र से जिस स्वार्थ की बू आ रही थी उसे समझने में वृंदा को बिल्कुल देर नहीं लगी। उसने क्रोध में आकर उस पत्र के टुकड़े टुकड़े करके चूल्हे में फेंक दिए। अभी तक कभी कभी उसके मन में पति के प्रति कुछ कोमल भावनाएं जाग जाती थीं, परंतु आज जैसे इस पत्र के टुकड़े टुकड़े करके आग में डाल उसने अपने संबंधों की अंत्येष्टि कर दी थी। यह क्षणिक क्रोध का परिणाम था। शांत मन से सोचने पर उसे अपने इस कृत्य पर अफसोस तो नहीं हुआ, परंतु उसके पास भी एक स्त्री का हृदय था, कोमल भावनाएं थीं जिन्होंने उसे दोबारा अपने निर्णय पर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया और परिवार वालों को अपने जाने की सूचना दे दी। सभी सदस्यों की अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। 5 वर्ष से जिस ज्वाला में सुलग रही थी, आज उस अग्नि को शांत करने का सुअवसर उसके हाथ अनायास ही आ गया था। भोपाल पहुंचकर उसने घर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। दामोदर को देखकर मन में कोमल संवेदनाएं जागी, परंतु उसने अपने आप पर काबू पा लिया। उसके साथ वो उसी तरह का व्यवहार करती रही जैसे वो कोई अजनबी हो। वो जैसा कहता चुपचाप काम कर देती और थक कर अपने कमरे में जाकर सो जाती। एक दिन दामोदर याचक की तरह उसके कमरे में आकर खड़ा हो गया। बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था, उसके लिए शर्मिंदा हूं। क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया है? वृंदा सकपका उठी, फिर बोली, मेरे मन में कोई दुर्भावना होती तो मैं क्या यहां आती? मेरी तकदीर में सुख नहीं बदा था, सो नहीं मिला। आप अपने कमरे में चले जाएं। सपत्नी को देखकर वृंदा के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती, परंतु अभी उसे सब्र से काम लेना था। मन में जो कुछ सोचकर आई थी उस पर अमल करने की इच्छा और अधिक दृढ़ होती चली गई। समय पर प्रसव हुआ। उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। 3 वर्ष की बेटी पहले से थी। दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे थे। उन्हें देख उसके हृदय में ममता का ज्वार उठता था। वो दोनों बच्चों को सीने से लगाकर जैसे अपनी ममता की प्यास को बुझाना चाहती थी। मन ही मन वो अपने आप से उस दूसरी स्त्री की तुलना किया करती। उसे लगता वो कहीं से भी उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। हाँ, उससे उम्र में छोटी अवश्य है। शायद उसकी कमनीयता, अल्हड़पन ने ही दामोदर को रिझा लिया होगा। नवीनता में तो वैसे भी आकर्षण रहता है। दामोदर उसकी ओर आकर्षित हो गया हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गई थी। अब वृंदा का काम और अधिक बढ़ चुका था। घर के काम के साथ साथ नवजात की देखभाल, उसकी माँ की देखभाल, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, सभी उसकी दिनचर्या में शामिल हो गए थे। लगातार उसके मन में एक उथल पुथल चल रही थी। इसी कश्मकश में आखिर एक रात को उसने दूध में नींद की गोलियां घोल लीं। आज वो अपनी सौत को यह दूध पिलाकर हमेशा के लिए शांत कर देने का निर्णय ले चुकी थी। उसके बाद उसका काम पूरा हो जाएगा और वो यहां से वापस चली जाएगी। जब दूध लेकर वृंदा उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि वो बच्चे को दूध पिला रही है। ममता की आभा से उसका चेहरा दमक रहा था। उस पल ईर्ष्या के कारण वृंदा का चेहरा विकृत हो उठा।
कुछ देर बाद वृंदा ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया और दूध का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने सहजता से ग्लास लेकर पास ही टेबल पर रख दिया। बच्चा उसकी गोद में आकर मुस्कुराने लगा था। बच्चे को सीने से लगाते ही ना जाने वृंदा को क्या हुआ। उसे लगा जैसे धरती घूम रही है। क्या वो इतनी निर्दयी है? बच्चों को अनाथ करने की सोच भी कैसे सकती है? इन मासूमों का तो कोई अपराध नहीं है। उसने झपट कर वह ग्लास टेबल पर से उठा लिया। उसका कलेजा धक धक कर रहा था। दूध पीने के बाद जो दृश्य उसकी कल्पना में सामने आने वाला था, उसकी वास्तविक परिणति सोचकर उसके पैर कांपने लगे। अचानक वो यह कहते हुए कि दूध ठंडा हो गया है, मैं दोबारा गर्म कर लाती हूं, दूध उठाकर रसोई की ओर चली गई। उसने दूध सिंक में पलट दिया। फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख दामोदर रसोई में आ खड़ा हुआ। चकित होकर पूछने लगा, क्या हुआ वृंदा? रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? वृंदा सकपका उठी। बोली, मेरी एक विनती है, मुझे कल घर वापस भेज दो। यहाँ का काम निपट ही गया। मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। आज ममता से ईर्ष्या हार गई थी। स्त्री मन की कोमल भावनाओं को दर्शाते इस कहानी के अंत के साथ ही मुझे विदा दीजिए और कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।